गुड मॉर्निंग everybody. रेडी? भारत माता की वंदे, जय हिंद। कल का लगता है कि रामनवमी का असर आज क्लास में है। आज रिलैक्स आप लोग बैठे नहीं? नहीं तो मौसम का भी असर है। हाँ, किसका गला बैठ गया है? सबका। मतलब कल पूरा एकदम रेगुलर कंसेप्ट में थे। कहां तक पहुंचे थे हम लोग? पाश्चुराइजेशन मेथड तक पहुंच गए थे ना? ठीक है, एक बार रिव्यू थोड़ा कर लेते हैं। रिव्यू कर लेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। स्केच की तरह हाँ, बैकग्राउंड में का दूसरा कुछ ये रहे दो। अच्छा लग रहा है। हाँ, देखिए थोड़ा सा हम लोग रिव्यू लगाते हैं। रिव्यू इन द सेंस कि पिछले क्लास में जो कुछ भी पढ़े थे उसको हम लोग 5 से 7 मिनट में एक बार कंट्रोल कर लेते हैं। कहा जाता है कि हम लोग पढ़ते जरूर हैं लेकिन उसको हम लोग अप्रोच करके कंट्रोल करना आवश्यक है। अब कंट्रोलिंग क्या होगा ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात किए थे, हम लोग का चैप्टर सेगमेंट आया था दैट इज द बायोलॉजी। एकदम आराम से समझिएगा, क्योंकि एक बच्चा फोन करके बोला था कि सर ढेर अंग्रेजी बोल रहे हैं, हमरा नहीं बुझा रहा है। हम बोले देखो अंग्रेजी नहीं, हम तो सब भाषा बोलते हैं। अंग्रेजी के अलावा हिंदी, हिंदी के अलावा जो गवई है, ठेठ जो है वो भी चलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम आप ही में से हैं। तो बोला नहीं सर, हमको लगा ना सर कि गलत जगह पढ़ने चले गए, तो हमको लगा कि सर वो सब कॉन्वेंट में जो पढ़ा है वही पढ़ सकता है। तो हम बोले कि नहीं, ऐसा तो कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम अपने बोरा पर पढ़े हैं। अगर हमारे साथ कॉन्वेंट का सेक्शन होता तो चलिए हम बोलते कि नहीं हो पाएगा। हम तो वैसा बोरा पर पढ़े हैं जिसमें मेरा बोरा दूसरे के बोरा सटता था। तो हाँ, तो वही है कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब क्या है ना कि अब हम संभल संभल के बात करेंगे। जैसे कि बायोलॉजी है तो थोड़ा अंग्रेजी का टर्मिनोलॉजी होता है। जैसे कि अगर बायोलॉजी में पर्टिकुलर हम पूरा हिंदी बोलना शुरू कर दे तो शायद आपको अटपटा लगेगा। जैसे पल्मोनरी आर्टरी को बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, नहीं बोल पाइएगा, जान चल जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। उसी तरह मतलब अटपटा टाइप का नाम रहेगा तो वो आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि हम लोग टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे बायोलॉजी, लेकिन बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे अंग्रेजी में, लेकिन हम लोग का अप्रोच रहेगा एकदम हिंदी वाला ही। तो बायोलॉजी को हम लोग जब इंट्रोड्यूस किए थे तो हमने कहा तक सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड का यूज किया था लेमार्क और ट्रेबनस। लेमार्क एक थ्योरी देता है, बहुत अच्छा, यूज एंड डिसयूज थ्योरी, बताए भी थे आप लोग को। बोलता है यूज एंड डिसयूज थ्योरी में जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारे साथ कंटिन्यूटी बना रहेगा, अदरवाइज हम लोग जिसका काम छोड़ देंगे वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो लेमार्क और ट्रेबनस से हम लोग को एक यूज एंड डिसयूज थ्योरी देखने को मिला। फिर हम इसके डायरेक्शन को थोड़ा सा अलग किए तो पता चला कि बायोलॉजी में हम लोग बेसिकली लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, यानी जीवन के बारे में। तो जीवन तो एनिमल में भी है और प्लांट में भी है। तो बोलता है एनिमल कोऑर्डिनेट किसको कर रहा है? जूलॉजी को। और प्लांट किसको कर रहा है? बॉटनी को। तो हमने यहां पर एक रुक करके बात भी किया था कि अगर फादर ऑफ बायोलॉजी पूछेगा तो अरस्तु, और फादर ऑफ जूलॉजी पूछेगा तो भी अरस्तु, यानी जूलॉजी के फादर और बायोलॉजी के फादर एक ही अरस्तु है।
रहा प्लांट से संबंधित जहां पे बॉटनी पढ़ते हैं, वो बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रेस्टस। फिर हमने कहा था कि यहां पर एक नाम आता है अरस्तु का, तो एक टेक्निक हम लोग के पास है, दैट इज द स्पास, यानी सुकरात के शिष्य, प्लूटो के शिष्य और अरस्तु के शिष्य सिकंदर। हमने कहा भी था, उसमें से कुछ हम लोग इस पर अप्रोच किए थे। एक्चुअली बायोलॉजी का ये टर्म था नहीं, बस हम लोग इसको बाहर करना चाह रहे थे कि महाराष्ट्र का सुकरात एमजे नायडू को कहा गया है, और प्लूटो के बारे में इसकी पुस्तक काफी फेमस है, द रिपब्लिका। इसके बाद अरस्तु के बारे में पॉलिटिकल साइंस के फादर भी कहलाए, यानी अरस्तु फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। रहा रेस्ट बात है सिकंदर का, तो सिकंदर के बारे में आप लोग को पता है, बाद में बताएंगे, इस पर हम लोग अप्रोच भी करेंगे। तो बायोलॉजी को हम लोग जब कन्वर्ट कर रहे थे, जब इस पर अप्रोच करना शुरू किए, तो हमें लगा था कि बायोलॉजी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को इसके किंगडम में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा? तो पता चला कि पहला किंगडम हम लोग के पास एक आया था, मोनेरा। क्या नाम था? मोनेरा। मोनेरा के जैसे एग्जाम्पल में हम लोग पहुंचे, वैसे ही हम लोग के पास एक आया, दैट इज द बैक्टीरिया, और एक था BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। यही था ना, बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बोलता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो बोलता है मोनेरा के आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर को हम लोग बाहर करके देखे, तो पता चला इसका न्यूक्लियस लेस है, प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव टाइप का कैरियन है, न्यूक्लियस का प्रिमिटिव है, सब पता चला। तो हम लोग क्या किए कि एक काम किए कि सबसे पहले इसके स्पेसीज में एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बाहर कर लिए किसको? बैक्टीरिया को। सोचे एक काम करते हैं, पहले माइक्रोब्स ही क्लियर कर लेते हैं। तो हमें पता चला कि ये बैक्टीरिया प्लांट पर भी इसका निगेटिव इंपैक्ट है, एनिमल पर भी निगेटिव इंपैक्ट है, और ह्यूमन बीइंग पर भी है, लेकिन साथ ही साथ यूजफुल भी है। जैसे दूध से दही जमाएगा, लैक्टोबैसिलस से। जैसे हमने कहा था कि अगर हम जूट से निकालना चाहते हैं रेशा, तो पटसन से, तो हम इसमें बैक्टीरिया का यूज होगा। जैसे किसी चीज को डिकम्पोज करना होगा मिट्टी में, तो बैक्टीरिया मदद करेगा। और साथ ही साथ यह बैक्टीरिया क्या करता है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करता है, जो राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है, जो दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है, यह भी फायदेमंद है। तो ये सब कह सकते हैं कि हम लोग के पास अप्रोच तो खुलता है, किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। फिर पता किए कि बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा कौन? एरनबर्ग। और फादर ऑफ बैक्टीरिया है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। बताए हुए थे? नहीं, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। और दूसरा है कि जर्म प्लाज्म थ्योरी, जिसमें बैक्टीरिया के बारे में बताया गया, उसमें लुईस पाश्चर। तो पाश्चराइजेशन मेथड देने वाले थे लुईस पाश्चर। तो पाश्चराइजेशन का मेथड मेरे पास 3 था, एक में फ्रीजिंग और लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, तीनों पर हम लोग काम कर चुके हैं। फिर हमने कहा था कि पाश्चराइजेशन के अलावे हम लोग के पास जो अप्रोच बैक्टीरिया का खुलता है, उसमें कुछ चीजें हम लोग और भी डिफाइन कर रहे थे, जिनमें से पाश्चराइजेशन में एक जर्म प्लाज्म थ्योरी आया। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी से हम लोग और भी चीजों को क्लेरिफाई कर रहे थे। फिर बाद में पता चला कि रॉबर्ट कोच ने कुछ बीमारियों से इसको डिसेक्ट करके निकाला था, जैसे आदमियों में बीमारी होने वाला ट्यूबरक्लोसिस, यानी जो टीबी है, उसमें से बैक्टीरिया को निकाल के बताए, दैट इज द कॉजेटिव एक्शन। इसके बाद एनिमल में गया, तो एनिमल में एंथ्रेक्स, जो भेड़ में जाओ पाया जाता, उसमें देखा गया कि बैक्टीरिया के कारण ही भेड़ में एंथ्रेक्स नामक बीमारी होती है। कभी कभी सवाल पूछा भी जाता है कि एंथ्रेक्स किसके कारण फैलता है, दैट इज द बैक्टीरिया। यहीं तक बात किए थे। कोई दिक्कत है? नहीं ना लग रहा है कि ऐसा नहीं अटपटा टाइप का चीज आया कि अरे क्या क्या बोल रहे हैं? पहला दिन जरूर लगा होगा, क्योंकि फर्स्ट डे क्लास में ये चीज लोगों को लगता है। एक बच्ची आके बोली भी कि कुछ नहीं बुझाया, मतलब बुझा जाएगा 2-3 दिन के बाद, बुझा भी जाएगा, समझा भी जाएगा, और सब चीज माथा में एकदम फिट हो जाएगा, लेकिन वो टाइम देना पड़ेगा। अब हम लोग बैक्टीरिया के एपिसोड को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। लिखिएगा, यहां तक हम लोग बात कर लिए थे। नहीं, एंथ्रेक्स और ह्यूमन बीइंग पर, ठीक है। सेंटर में लिखिएगा, सेंटर में माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट, यानी अब्सेंट रहेगा कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहेगा? अब्सेंट रहेगा। क्लियर?
दूसरा लिखिएगा, दूसरा पॉइंट, बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। लिखिएगा, रेस्पायरेशन का काम, रेस्पायरेशन का काम, रेस्पिरेशन का काम मेसोजोम करेगा। रेस्पायरेशन का काम करेगा मेसोजोम। क्वेश्चन पूछता भी है, रेस्पिरेशन का काम करेगा मेसोजोम, मेसोजोम, ठीक है। इसका सेल वॉल बना होता है, सेल वॉल मेड ऑफ सेल वॉल मेड ऑफ सेल वॉल मेड ऑफ सेल वॉल बना होता है, सेल वॉल मेड ऑफ म्यूरिन, म्यूरिन, MURIN, म्यूरिन। कभी कभी क्वेश्चन पूछता भी है कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है किस चीज से बना रहता है, म्यूरिन। बहुत फेमस क्वेश्चन भी है, ठीक है। लिखिएगा, इसके द्वारा स्पोर्स उत्पन्न होते हैं, इसके द्वारा स्पोर्स, इसके द्वारा स्पोर्स उत्पन्न होते हैं, स्पोर्स। जैसे कि मान लीजिए कि ये चीज है ना, तो ये इस तरह का स्पोर्स बना और ये कट करके अलग हो गया, फिर नेक्स्ट बैक्टीरिया का निर्माण कर लिया स्पोर्स के थ्रू। इसके द्वारा स्पोर्स बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, या यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, या यूनिसेलुलर एक कोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक, अभी तुरंत बताए थे प्रिमिटिव टाइप का कैरियन होता है। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, प्रिमिटिव टाइप का इसका कैरियन होगा। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव टाइप का, नहीं समझा। यूनिसेलुलर में एक सेल हो गया, आज जो न्यूक्लियस है बीज लाइक स्ट्रक्चर में है, तो कंप्लीट नहीं ना, इनकम्प्लीट है ना, तो लेस हो गया, इसको प्रोकैरियन बोलेंगे। अगर ये टर्म कंप्लीट होता तो यू होता। यू मतलब होता ही है क्या, ट्रू। यू मतलब ट्रू और प्रो मतलब प्रिमिटिव। क्लियर? तो कैसा इसका है, न्यूक्लियर, इसका होगा प्रोकैरियोटिक, यानी प्रोकैरियन मतलब प्रिमिटिव टाइप का इसका कैरियन होगा। कैरियन मतलब न्यूक्लियस। अब देखिएगा, थोड़ा सा बात समझिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया का। हम किसकी बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया। और चूंकि बैक्टीरिया के बारे में जब डिटेल हम लोग निकाले तो पक्का है कि एनिमल के रूप में माइक्रोब से सूक्ष्म जीव है तो रेस्पायरेशन करेगा। पावर हाउस ऑफ द सेल का सिस्टम इसमें होना चाहिए, सब चीज आइडेंटिफाई करेंगे। तो जितना चीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसमें से कुछ चीज इसमें देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जैसे इसमें प्रिमिटिव रिसोर्स देखने को मिलता है, मतलब कोई भी चीज इसमें डेवलप नहीं है, उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, मतलब सब प्रिमिटिव सेक्शन में है। जैसे जैसे अपग्रेडेशन होगा, जैसे अपग्रेडेशन में हम लोग समझते हैं, आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे कि हम लोग में जो ना फाइलम है, फाइलम जिसको हम लोग संघ बोलते हैं, और ये संघ धीरे धीरे अपग्रेड होता है और हम बॉडी का जो सेगमेंटेशन होगा तब बढ़ते चला जाता है। जैसे कहता है कि पृथ्वी पर आने वाला पहला पनीला यानी वाटरी जो है वो प्रोटोजोन्स के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग प्रोटोजोआ बोलते हैं। जैसे अमीबा, अमीबा क्या है, पहला एंट्री हुआ, फिर प्रोटोजोआ के बाद एक और डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटिस्टा। इसी तरह से बढ़ते चला जाता है और लास्ट में हम लोग तक पहुंचता है, जो पहुंच जाता है कहां पर, मैमल्स तक। तो कहा जाता है कि मैमल्स तक आते आते जितना भी सेगमेंटेशन है, जितना भी बॉडी है, जितना भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप होगा। लेकिन यहां एकदम प्रिमिटिव रहेगा, प्रिमिटिव से धीरे धीरे अपग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा। इसी का अप्रोच हम लोग का, दैट इज द बैक्टीरिया का कंसेप्ट आता है। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना बैक्टीरिया का, उसमें एक चीज कंफर्मेशन है कि अभी कोई भी चीज डेवलप हम लोग नहीं देख रहे हैं, सब प्रिमिटिव टाइप का है। जैसे म्यूरिन है, मेसोजोम है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं है, यूनिसेलुलर है। इसका मतलब है कि कोई भी चीज बहुत कंफर्म एंड फाइन नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे माइक्रोब्स के ऊपर जाते जाएंगे वैसे, तो इसके पीछे आइएगा वायरस, तो वायरस तो गजब है, वायरस तो कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग का, यानी लिविंग, जीवित और अजीवित के बीच का योजक कड़ी है, तो ये तो कनेक्टिंग लिंक है। तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया अभी हम लोग प्रिमिटिव टाइप से चीजों को पढ़ रहे हैं। अब लिखिएगा, समझ पा रहे हैं, समझ गए ना? लिखिएगा, आप सबसे पहले लिखिएगा यूटिलिटी, उपयोगिता इसका, यूजफुल। यूटिलिटी लिखिएगा, यूजफुल इसका। सबसे पहले लिखिएगा यूजफुल में दूध से दही बनाने में, दूध से दही बनाने में।
दूध से दही बनाने में? ब्रैकेट में लिखिएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। लैक्टोबैसिलस, दूध से दही जमाने में कौन सा बोलते हैं इसको? लैक्टोबैसिलस। अच्छा एक चीज देखिएगा, जैसे टर्म आता है हम लोग के पास बेसिलस, तो नहीं लगता है कि ये किस रूप में रहेगा? शेप इसका कैसा रहेगा? रॉड शेप्ड, छड़ के नुमा। क्वेश्चन पूछता भी है कि बेसिलस बैक्टीरिया कैसा शेप रहेगा? रॉड शेप। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ करके आपको थोड़ा सा घुमा सकता है, पूछेगा जो बेसिलस है कैसा शेप होगा? रॉड शेप्ड। तो बोलता है कि लैक्टोबैसिलस का काम क्या है? दूध से दही जमाना। और फिर दही से अगर दूध में कन्वर्जन करना चाहेंगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैसा कन्वर्जन है? केमिकल है। केमिकल है, जिसके कारण फिर कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। तो अगर बताइएगा, अगर ये बैक्टीरिया नहीं होता तो हम लोग को दही का दर्शन नहीं होता। जो ये पूजा पाठ में जो दही चूड़ा चलता है, ये तो इससे तो पूरा वंचित हो जाते हैं। ये तो बैक्टीरिया की वजह से हम लोग खा पा रहे हैं। और दूसरा बात है कि हम लोग पूछते हैं हर लोग से, क्या वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन? नहीं, जैसे कोई आदमी आप पूछते हैं क्या वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, तो तुरंत जवाब इमीडिएट देगा कि हम तो एकदम वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है। तो बोलते हैं दही जो खा रहे हैं उसमें क्या है? अच्छा, हड्डी इसमें स्पेसिफिकेशन है? नहीं, तब तो उजो 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 तब तो बोनलेस जो खाता है वो, अच्छा हड्डी हटा दिया जाता है। मतलब तुम्हारे नॉन वेजिटेरियन का मतलब जिसके बीच में बोन रहे? नहीं। तो एक चीज बताओ, मछली हम लोग सब खाते हैं, सब में बोन रहता है? कुछ 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 ऐसा मछली होगा जिसमें कॉन्ड्रीथाइस होगा। कॉन्ड्रीथाइस मतलब क्या? हड्डी है ही नहीं। और जो ऑस्टियोथाइस है उसमें हड्डी होगा। तो मछली जो अगर हम लोग कॉन्ड्रीथाइस वाला खाएंगे, जैसे ठीक है चलिए उसका सबसे अच्छा उदाहरण बताते हैं, हम लोग खाते हैं, नहीं नहीं वो नहीं, अभी पूरा पॉपुलर झींगा मछली। वो तो नहीं है, वेजिटेरियन है। उसको खा करके हम लोग बोलेंगे हम लोग वेजिटेरियन है, क्योंकि हड्डी लेस। एक्चुअली जो ना वो क्या नाम है, जो झींगा मछली है वो मछली है भी नहीं, वो कीड़ा है। हाँ, तो आप लोग कभी भी कहीं जाइए तो बोलिए, नहीं बोलिए कि झींगा मछली खिलाएगा, बोलिए क्या कि झींगा कीड़ा खाने जा रहे हैं। और जान लो वो जो है ना, जो कीड़ा हम लोग, कीड़ा जो है आने वाले समय में जो परफेक्ट प्रोटीन लेने के लिए उसी के पास जाना पड़ेगा, या कीड़ा के पास। जैसे कि आप जो है ना, हम लोग दो तीन तरह का प्रोटीन पढ़ाएंगे तो आप लोग बताएंगे, जैसे सोया प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन में जो एक्चुअल प्रोटीन की तरफ जाना होगा तब इंसेक्ट की तरफ मुखातिब होना पड़ेगा। अभी कभी कभी आप देखते होंगे जिस आदमी को कुछ कमी होता था तो जंगल उंगल में वो चींटी को खाता था। चींटी जैसे हम लोग खाए हैं, सबको टेस्ट पता होगा, खट्टा हल्का लगता है क्योंकि फॉर्मिक एसिड होता है। काहे कि गुड़ खाए, देखा कि चलिए गया, चबाए, अच्छा हल्का सा है, नहीं खाया जी, सब खाया होगा। लोग बोलता है कि सर हम जो ना सब्जी वाला पिल्लू नहीं खाए, सब खाया है, हम तो 25 बार खाए हैं। और वो भी चना वाला में, जैसे गांव जाते थे तो चना उखाड़े और उसको धोने का काम किए, जो बहता हुआ पानी है, और वो पानी में क्या क्या आ रहा है पता नहीं, लेकिन धो लिए ताकि नमकीनपन उसका जो है ना, क्योंकि पहले खाइएगा तो नमकीनपन लगेगा, तो नमकीनपन उसका खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग में जो स्पीड रहता है, तोड़े खोले फेंके, देखिएगा कोई आदमी अगर 5 मिनट खड़ा हुआ तो उसके आसपास पूरा उसका देखने को बहुत स्पीड होता है किसी में। तो उसमें स्पीड में कौन देखता है कि अंदर क्या है? तो तब पता चलता है जब दांत से चपा गया हो। ऐसा नहीं किया है तुम लोग? ऐसा किया तो नेचुरल है। अब कौन, अच्छा एक चीज बताओ, चना खाने में कौन उसको ऐसे उखाड़ के चना निकाल करके ऐसे, तो हमको लगता है वो चना खाने में कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा। चना हम लोग खाते हैं धोए अब पानी ऐसे झाड़े, सामने में आदमी है तो मुंह पे झाड़े, ठीक है, मुंह पे झाड़े तो थोड़ा फ्रेश हो गया वो, तो अब हम दोनों फ्रेश खाएंगे। और उसके बाद चना तोड़े और खाए, और खाने का स्पीड बहुत तेज होता है। और कैसे खाते से चपाते भी हैं, क्या चीज कि दाना वाला है कि नहीं। और जब पूरा खा लिए तो अब ऐसे निकाल करके फिर रिवर्स उसको एक्शन में फिर समेटते हैं और फिर एक बार चापते हैं, हाँ है 3-4 गो है, उंगली घुसाए निकाले।
दैट इज द स्टाइल है, और ये नेचुरल स्टाइल, इसी तरह हम लोग खाते हैं। नहीं तो हम जब खाते हैं, अच्छा वो चलिए वो ठीक है, आप तो फंगस खाते हैं। यहां जब जाते हैं रोड पर आप गन्ना का जूस पीने के लिए, तो वो जो गन्ना डालता है उसमें लाल कलर वाला उसमें फंगस लगा रहता है। एक बार भी आपने उसको मना कर पाते हैं कि इसको निकाल दीजिए, फंगस का सब ठीक है, खट्टा लगेगा, डाल दिया। तो जाहिर सी बात है कुछ चीजें हम लोग खाते हैं और हमारे अंदर बैक्टीरिया जाता है, तो हमारे अंदर अपना एक बड़ी इम्यून पावर है जो उस चीजों को खत्म करने का पावर रखता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस सब चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तो बैसिलस नहीं होता तो हम लोग के पास दूध से दही जमने का व्यवस्था नहीं होता। नेक्स्ट लिखिएगा, जूट एवं पटसन को सड़ाकर, ये तो जबरदस्त महकता है। अगर आसपास खेत में होगा तो जाके देखिएगा, 5 मिनट टिक जाइएगा तो हमको बताइएगा। जूट एवं पटसन, जूट एवं पटसन को सड़ाकर रेशा प्राप्त करने में, पटसन नहीं समझते हो? जाना पड़ेगा उधर पूर्णिया अररिया के तरफ, उधर का जो बच्चा होगा देखा होगा, हर जगह नहीं होता है। कहां होता है? रोहतास में, हाँ रोहतास में होता है, जहां तालाब नदी को वहां होगा ही। अच्छा पटसन, पटसन का पेड़ कौन देखा है इसमें से? हाँ पेड़ होता है, पत्ता होता है। और कौन कौन दिखाया जाए? पटसन बताओ है? पट्स, इसमें से पटसन कौन देखा है? हाँ लंपिंग में, अच्छा वो उसको पटसन बोलते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, पटसन को और अलग अलग जगहों पर क्या क्या नाम दिया गया है? पटुआ और, हाँ बोलो। दो चीज में देखो, हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, हम लोग हमेशा डिलीवर करते हैं कि हम लोग कृषि प्रधान देश हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम लोग सब किसानों के घर से हैं, हम लोग सब किसान हैं। तो आज एक कंफर्म पहले कीजिएगा कि भाई ये जूट जो है, जूट और पटसन में अंतर क्या है? जूट और पटसन दोनों में फर्क क्या है बताइएगा? हाँ जूट, जूट क्या चीज से प्राप्त होता है? बोलिए। है एक नाम दूसर है जूट का, चीज नाम है कौन उधर का? नहीं जी, पूर्णिया अररिया, तो बताओ पटसन कैसा रहता है? मतलब कि जब जब ये खेत में रहता है कैसा रहता है? हैं? बोलो। ग्रीन कलर का। खेत में इसको हम कब काटते हैं? तो इसमें कुछ फूल फल कुछ आता है? हैं? अच्छा पीला फूल, ठीक है। साइज क्या रहता है उसका? ठीक है, तब देखा है, कंफर्म देखा है। जूट वाला, जूट बताओ जी, जूट को नहीं देखा है। क्या चीज? अच्छा बोरा, बोरा देखो, बोरा क्या चीज का बनता है? ऑब्वियस प्लास्टिक। अरे जो बोरा जिसमें आलू वाला बोरा आता है, वो धागा टाइप का, ये दोनों जो ना रेशा, रेशा मतलब इसको फाइबर्स के लिए फेमस है। जैसे आपके यहाँ जो ना एक और फेमस है, दैट इज द कॉटन। कॉटन आप किससे प्राप्त करते हैं? वो भी पेड़ से। इसके बाद आप प्राप्त करते हैं सिल्क, रेशम, कीड़ा से। कीड़ा का एक फॉर्म आता है जिस फॉर्म में आप लोग उसको रेशम प्राप्त करते हैं और फिर उससे कपड़ा पहन करके पूजा पर बैठते हैं। हाँ कीड़ा को मारते हैं, इससे सिल्क निकालते हैं, सिल्क को फिर हम लोग कंफर्म करते हैं, उसको पहन करके फिर बैठते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद महिलाएं लाठी, लाठी जो हाथ में पहनती है वो भी एक दैट इज अ कीड़ा है, और कीड़ा को खत्म करके उससे लाह निकाला जाता है, और लाह से फिर बनता है लाठी, उसको भी यूज किया जाता है। मतलब देखिए क्या है ना कि बहुत सारा चीज का जो मैन्युफैक्चरिंग जो हब है
जिसको हम लोग रॉ मटेरियल बोलते हैं, रॉ मटेरियल पर जाइएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए ये सब नहीं, जैसे किसी चीज पर हम बात करें, हम जैसे बोले कि दांत के अंदर चला जाएगा वो पिल्लू तो दूसरे टाइप का लगेगा, तो आप लोग हो कैसे लगेगा, वो रॉ मटेरियल है, जा सकता है। किसकी क्या गारंटी है कि आप जो चावल खा रहे हैं उसमें आपके साथ दूसरा चीज नहीं गया है, गया होगा, ये अलग बात है कि आप देखे नहीं होंगे। आटा जब आप पिसवाते हैं तो इसकी क्या गारंटी है उसके साथ 2-3 को नहीं पिसाया होगा, पिसाया होगा। हाँ इस चीज को, हाँ सूजी, इसकी क्या गारंटी है उसके साथ ये सब नहीं रहा होगा, है? सूजी पर तो खैर बहुत कहानी है, वो आदमी बार बार लिखवा रहा था और लास्ट में एक लाइन लिखवा रहा था कि सूजी है। इस पर तो बहुत लंबा कहानी है, सब बाद में बात करेंगे। चलिए ठीक है, समझ गए। जूट और पटसन में भी क्या काम करेगा, बैक्टीरिया। देखिएगा गंदे पानी में इसको ले जाकर के फेंक दिया जाता है, धीरे बैक्टीरिया आने के कारण क्या होगा, इसका रेशा अलग हो जाएगा और फिर उस रेशे को धो दिया जाता है और उससे फिर रेशा निकाल लिया जाता है। ये दोनों काम होता है जूट और पटसन के साथ। ध्यान रखना है कि रेशा को प्राप्त करने में बैक्टीरिया मदद करता है। यहां पर यूटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिएगा मेडिसिनल यूटिलिटी। मेडिसिनल यूटिलिटी में लिखिएगा मतलब दवा के रूप में इसकी उपयोगिता। मेडिसिनल यूटिलिटी, दवा के रूप में इसकी उपयोगिता। मेडिसिनल यूटिलिटी में लिखिएगा एंटीबायोटिक्स को बनाने में। एंटीबायोटिक्स बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। एंटीबायोटिक्स को बनाने में ब्रैकेट में लिखिएगा बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, किण्वनीकरण के प्रक्रिया के द्वारा। बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, किण्वनीकरण प्रक्रिया के द्वारा। बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन किण्वनीकरण प्रक्रिया के द्वारा। क्लियर? अच्छा कोई बताइए कि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है? कोई भी चीज को सड़ाएंगे और बाद में आपको बताए थे C2H5OH अल्कोहल के रूप में निकल जाएगा, और अगर ये लिक्विड फॉर्म है और ये अल्कोहल के रूप में लिखा तो इसके ऊपर में क्या करेगा, तैरेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। जिसका डेंसिटी कम होगा उसके ऊपर फ्लोट करेगा। तो इसीलिए हम बताए हुए थे आपको कि हाड़ी वाला जो शराब बनाने का प्रोसेस में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया कराई जाती है। तो इसमें फर्मेंटेशन करके इसका क्या बनेगा, एंटीबायोटिक्स। तो इस फर्मेंटेशन में मदद कौन कर रहा है, बैक्टीरिया। अगर ये बैक्टीरिया नहीं होता तो फर्मेंटेट होता ही नहीं। तो फर्मेंटेट होगा तो इथाइल अल्कोहल निकलेगा और इसी से प्राप्त होगा एंटीबायोटिक्स, जो हम लोग प्रतिजैविक के रूप में काम करते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा कुछ नाम, सवाल पूछा जाता है। लिखिएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो हम जान रहे थे, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और एक लिखिएगा क्लोरोमाइसिटीन। ये दोनों क्वेश्चन दरोगा में पूछा हुआ है, सीधा क्वेश्चन पूछा था कि ये दोनों जो है ना बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक्स कौन है। तो एक है स्ट्रेप्टोमाइसिन और एक है क्लोरोमाइसिटीन। दोनों याद रखिएगा, ये दोनों बैक्टीरिया का है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसिटीन। स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसिटीन लिख लिए, दोनों क्या चीज का है, बैक्टीरिया का। चलिए लिखिएगा इसके अलावे, पैराग्राफ चेंज, इसके अलावे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में फिक्सेट करने के लिए, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में स्थिरीकरण करने के लिए, इसके अलावे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, नाइट्रोजन को किस में, नाइट्रेट में, नाइट्रेट में फिक्सेट मतलब फिक्सेशन, स्थिरीकरण जिसको बोलते हैं। फिक्सेट मतलब स्थिरीकरण। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में फिक्सेशन कराने के लिए एक यूज होता है, इसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम। यह राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, जो दलहनी पौधा है, कौन सा पौधा, दलहनी पौधा के गांठों में पाया जाता है, जड़ के गांठों में। जैसे देखिएगा इसका थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझिएगा कि जैसे गांव सब में आप जाते होंगे तो जो खेत में आपका दूसरा फसल लगा रहता होगा,
और अड्डे अड्डे पर उसका जो आड़ पर होता है उस पर लगा दिया जाता है कलई का, या फिर कोई दलहनी पौधा लगा दिया जाता है। कोई भी ऐसा दलहनी पौधा लगाया जाता है जिसमें क्या है कि उसको बाद में गाय को काट करके पशुपालन के लिए उसका यूज कर लिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे क्या करेगा, बगल वाले खेत की मिट्टी का फर्टिलिटी रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब कैसे बढ़ाएगा इसको थोड़ा समझिएगा, क्योंकि कोई भी चीज को पढ़ना है, हमने पहले भी कहा था कि हम सिर्फ बैक्टीरिया नहीं पढ़ रहे हैं, हम होल बायोलॉजी को एक जगह ला करके एकत्रित करना चाह रहे हैं कि ताकि डायमेंशन मेरा क्लियर रहे, प्लांट का भी सेक्शन सही रहे, एनिमल का भी सेक्शन रहे, माइक्रोब्स का भी ठीक रहे, टेक्नोलॉजी भी हम समझ जाए, तब जाके हम लोग का क्वेश्चन पूरा बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई दलहनी पौधा है, तो दलहनी पौधा को हम लोग बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। कौन सा प्लांट बोलते हैं, लेग्यूमिनस, नाम सुना होगा। लेग्यूम का मतलब होता है कि जितना भी इस तरह का दलहनी पौधा देखिएगा तो उसमें क्या होगा कि वो जो ये बीचों बीच आराम से पक्का डिवाइड कर पाएंगे। दलहनी जितना पौधा है सबको बीचों बीच आराम से डिवाइड कर दीजिएगा, उसी को कौन सा पौधा बोलते हैं, दलहनी। जैसे दलहनी पौधा में चना लीजिए, मसूर लीजिए, मटर लीजिए, जो भी लीजिए, इसको बराबर भागों में हम लोग बांट सकते हैं। तो जब दो बराबर भागों में बांटते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डाइकोटिलेडन। एक होता है मोनोकोटिलेडन और एक होता है डाइकोटिलेडन। मोनो मतलब एक, जैसे मक्का मोनो है, मेज उसको दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, लेकिन दलहनी को हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइकोटिलेडन। डाई मतलब दो और कोटिलेडन मतलब डिवाइड हो गया, यानी उसका बीज पत्र दो भाग में बटा हुआ है। और इसी प्लांट को हम लोग कैसा प्लांट बोलते हैं, लेग्यूमिनस, और इस फैमिली को बोलते हैं लेग्यूमिनेसी। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा भी कि दलहनी पौधा किस फैमिली के अंतर्गत आता है, लेग्यूमिनेसी। याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि दलहनी पौधा किस में आ गया, लेग्यूमिनेसी। और लेग्यूमिनेसस कैसा होगा, डाइकोटिलेडन। डाइकोटिलेडन में दो बराबर भागों में इसको बांट सकते हैं। तो बोलता है कि अगर हम दलहनी पौधों को लगाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट को लगाते हैं, तो उसके जड़ में जा करके बैठा हुआ रहेगा कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा, राइजोबियम बैक्टीरिया। क्योंकि वातावरण में नाइट्रोजन का हम लोग के पास ज्यादा मात्रा है, और इस नाइट्रोजन को किसमें फिक्सेट कर देगा, नाइट्रेट में। क्योंकि आपकी जमीन को तीन चीज चाहिए, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। क्वेश्चन आता भी है, क्या चाहिए आपकी जमीन को, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और वो भी चाहिए 4:2:1 के रेशियो में। 4:2:1 के रेशियो, यानी ज्यादा क्या चाहिए, नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के रूप में चाहिए होगा यूरिया। क्या चाहिए होगा, यूरिया। ध्यान रखिएगा, तो यूरिया जब लेंगे तो पक्का कि यूरिया के कंसेप्ट में जाएंगे। तो आप पढ़े होंगे कि यूरिया में आपका नाइट्रोजन का परसेंट होता है 46%। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, 46। तो इसका मतलब है कि आपकी जमीन की फर्टिलिटी रेट को पूरा करने के लिए जो एनपीके है, जो 4:2:1 के रेशियो में है, यानी 4:2:1 में है, जिनमें से नाइट्रोजन में से यूरिया आपको सबसे ज्यादा चाहिए, तो इस यूरिया में अमाइड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, अमाइड। तो हम लोग कह सकते हैं कि यूरिया को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर यूरिया को हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, NH2CO बहुत अच्छा। तो इसका मतलब अमाइड का कितना ग्रुप है, दो ग्रुप है, और किसके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा, यानी NH2 और NH2, ये हम लोग का यूरिया, और उसमें 46% क्या है, नाइट्रोजन है। तो ये किस रेशियो में रहता है, एनपीके 4:2:1। और राइजोबियम बैक्टीरिया कहां रहेगा, दलहनी पौधों के जड़ों में। क्या काम करेगा वो, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में फिक्सेशन करेगा। तो इसका मतलब है कि जो हम बाहर से यूरिया खरीद के डालते हैं, अगर उससे ज्यादा हम दलहनी पौधों को लगा दें और उस पर हल चलवा दें तो ग्रीन कंपोस्ट भी मिल जाएगा। नहीं, क्योंकि अगर मिट्टी उसी खेत में उसको हल चलवा दिया जाए, उसी पौधे के साथ पौधे हटा लिया जाए, तो जड़ में जो बनेगा राइजोबियम, वो जो नाइट्रोजन का नाइट्रेट में फिक्सेट करेगा, तो मिट्टी के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा, और इससे हमारी फर्टिलिटी रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये सारा सेक्शन आता है, इसका मतलब एक यूटिलिटी पर इतना चीज टिका हुआ है। अब इस पर आगे बात करेंगे तो और जबरदस्त बात होगा। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग यूरिया बाहर से मंगाते हैं। अभी हाल ही में आप सुने होंगे कि सभी जगह पर यूरिया का किल्लत हुआ था, और यूरिया पर इतना ज्यादा दाम बढ़ गया था कि लोग त्राहिमाम कर रहे थे कि यूरिया आएगा कहां से। क्योंकि यूरिया का जो प्रोडक्टिविटी जो सिस्टम है वो हमारे यहां नहीं, बल्कि हम लोग उसको क्या करते हैं, मंगाते हैं, और उनमें से जो पार्टिसिपेशन जो है अन्य देशों का, उसमें साथ में पार्टिसिपेशन ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम ग्रीन कंपोस्ट जैसे चीजों का काम करेंगे तो इससे फर्टिलिटी रेट भी बढ़ेगा, और जो उसका फर्टिलिटी रेट बढ़ेगा, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि मिट्टी का अगर उर्वरकता क्षमता बढ़ती है तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन भी कर पाएगा। तो हम एक तरफ क्या करेंगे, ग्रीन कंपोस्ट भी बना लेंगे, एक तरफ क्या करेंगे कि
जो पशुपालन के लिए उसके लिए घास का भी उपस्थिति करा लेंगे, और क्या करेंगे, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में फिक्सेट भी करा लेंगे, और यूरिया जैसे चीजों का हम लोग का यूज करना बंद होगा, यानी कि आर्टिफिशियल टाइप का हम लोग फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेंगे। वैसे फर्टिलाइजर के बारे में बात करें तो फर्टिलाइजर के उत्पादन के लिए हमारे यहाँ कौन क्रांति हुई है? भूरी क्रांति। नहीं बताए थे कौन सा क्रांति? भूरी। ये क्वेश्चन पूछा भी है, फर्टिलाइजर के लिए कौन सी क्रांति? भूरी क्रांति। और पहली बार फर्टिलाइजर को भारत में इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जाता है एक जगह को, जो कौन सा है? सिंदरी। बताए भी थे कौन सा? सिंदरी। तो सबसे पहले वहां उत्पादन के लिए उस पर अप्रोच किया गया। तो नहीं लगता कि बड़ा सा बक्सा बनेगा और सब मामला को यहां पर एडजस्ट करना पड़ेगा, तब क्वेश्चन आएगा। लिखिएगा हाँ, सब लिखाएंगे जी, डोलचा कोलचा। हाँ तो कुछ नहीं करेगा इसमें, लेग्यूमिनस प्लांट को लगाएंगे, राइजोबियम नाइट्रेट लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं कर सकते, नाइट्रेट होगा तभी होगा, तो नाइट्रेट ही तो उसका इसका जस्ट एमाइड ग्रुप यहां देखने को तो मिल ही रहा है, डायमाइड ग्रुप NH2 और NH2, और बीच में कौन है? CO। तो जब यही हमारे पास आ गया यूरिया के रूप में और अमाइड ग्रुप का नाइट्रेट फिक्सेशन हो गया तो हमको मिल गया, फर्टिलिटी रेट खुद ब खुद बढ़ जाएगा। लिखिएगा थोड़ा सा, एक बॉक्स बना के लिखिएगा। बहुत बात आ गया है, एक क्वेश्चन कंफर्म पूछेगा इस पूरे बात में से, इस पूरे बॉक्स को हम लोग ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले लिखिएगा दलहनी पौधा, तेज थोड़ा लिखिएगा, बहुत मैटर है। दलहनी पौधा लेग्यूमिनस प्लांट के अंतर्गत आता है, लेग्यूमिनस। दलहनी पौधा लेग्यूमिनस प्लांट के अंतर्गत आता है। ब्रैकेट में लिखिएगा डाइकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन। लेडन, लेडन मतलब पत्र होता है, बीज पत्र, लेडन, डाइकोटिलेडन। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट कैसा होगा? डाइकोटिलेडन, दो बराबर भागों में उसको बांट सकते हैं। ठीक है, लिखिएगा लेग्यूमिनस प्लांट के जड़ों में, लेग्यूमिनस प्लांट के जड़ों में, लेग्यूमिनस प्लांट के जड़ों में, लेग्यूमिनस प्लांट के जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट के जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसका काम है नाइट्रोजन का नाइट्रेट में फिक्सेशन करना, जिसका काम है नाइट्रोजन का नाइट्रेट में फिक्सेशन करना, स्थिरीकरण करना, जिसका काम है नाइट्रोजन का नाइट्रेट में फिक्सेशन करना। ठीक है, देखिएगा, चूंकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति के लिए, फर्टिलिटी रेट के लिए, नेक्स्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, इसी में नहीं, क्योंकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति के लिए, फर्टिलिटी रेट के लिए, मिट्टी की उर्वरा शक्ति के लिए, फर्टिलिटी रेट के लिए NPK की आवश्यकता होती है। NPK, UPK नहीं, NPK, NPK की आवश्यकता ही होती है। ब्रैकेट में लिखिएगा, जिसका रेशियो 4:2:1 में, जिसका रेशियो 4:2:1 में। इनमें से खासकर यूरिया, इनमें से खासकर यूरिया लिख लीजिएगा, डायमाइड ग्रुप NH2CO NH2 ब्रैकेट में, इसमें से खासकर यूरिया NH2CO NH2। यूरिया में एरो देकर के थोड़ा 4-5 पॉइंट लिखिएगा, यूरिया बड़ा फेमस क्वेश्चन है। यूरिया में एरो देकर के तुम खींचना है पूरा सिस्टम, एक बार सब चीज हम लोग के पास आ जाना चाहिए। यूरिया में लिखिएगा कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लेबोरेटरी में तैयार किया गया, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ जिसको, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लेबोरेटरी में तैयार किया गया, प्रयोगशाला में तैयार किया गया, कौन किया था?
होलर, बहुत अच्छा। होलर पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लेबोरेटरी में तैयार किया गया था और तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम था होलर। होलर, भोला नहीं, अभी तक भोले चल रहा है। होलर, होलर, वोलर, 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 भोला बोल रहा है। पहला व्यक्ति जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में किसको तैयार किया? यूरिया को। और किसने किया था? वोलर। और इसका इसका चेला कौन था? एक नाम सुने हो, बड़ा फेमस नाम है केमिस्ट्री में और इसी से कोरिलेटेड है, नाम सुना होगा, बर्जिलियस। हाँ, तो ये बताइएगा बर्जिलियस का गुरु था ये उसका गुरु था? एनीबॉडी एल्स? बर्जिलियस का गुरु था होलर, तो पक्का एक बर्जिलियस भी इस पर काम किया ही होगा। वो केमिस्ट्री का अप्रोच है, ऐसे ही हम कंफर्म कर रहे हैं। तो डायमाइड ग्रुप देख रहे हैं किसमें? यूरिया में। और लिखिएगा यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 46%। ठीक है, चलिए बंद कर दीजिए बॉक्स। क्लियर है? आप समझा बात को कि हम लोग को जहां जंक्शन मिलेगा वहां पर हम लोग काम करना शुरू कर देंगे और यही हम लोग का काम चलने वाला है। अभी हम लोग बैक्टीरिया नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि सब पढ़ रहे हैं। जैसे कभी कभी किसी आदमी को लगता है ना कि बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं तो चुपचाप से बैक्टीरिया 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 करना है, ऐसा नहीं करना है। बैक्टीरिया में अगर मान लिया कि कंडीशनल में अगर इकोनॉमिक्स भी आके टकराता है, ज्योग्राफी भी आके टकराता है, तो बक्सा हम लोग उसको ठीक करके आगे बढ़ जाना है। क्योंकि इंटरेस्टिंग ये बायोलॉजी तभी बना रहेगा जब इसके मल्टी डायमेंशन सेक्शन पर हम लोग काम करेंगे, और तब हम लोग का इंटरेस्ट लेवल से घट जाएगा जब हम कंसंट्रेट कर देंगे सिर्फ अपने टेस्ट वर्ड में बायोलॉजी लाएंगे। समझ रहे बात को? अब जैसे ये केमिस्ट्री का पूरा कंसेप्ट था, जैसे पूछेगा कि एनपीके का रेशियो क्या है? 4:2:1। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में फिक्सेट कौन करेगा? कौन करेगा? राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया कहां पाया जाएगा? लेग्यूमिनस प्लांट में। लेग्यूमिनस प्लांट, तो लेग्यूमिनस प्लांट के जड़ों में। तो लेग्यूमिनस प्लांट डाइकोटिलेडन या मोनोकोटिलेडन? डाइकोटिलेडन। तो इसीलिए बोलता है कि जो अड्डे होते हैं या आड़े पे होते हैं जो उस पर लगा दिया जाता है क्या? दलहनी पौधों को, ताकि उसकी फर्टिलिटी रेट बढ़ जाए। और चूंकि यूरिया के रूप में जब हम लोग एमाइड ग्रुप पर काम देखते हैं तो एमाइड में हम लोग को नाइट्रोजन का नाइट्रेट में फिक्सेशन का अप्रोच होना चाहिए जिससे उसकी फर्टिलिटी रेट बढ़ जाएगी। क्योंकि हमको रेशियो ही चाहिए 4:2:1 का, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। पी से फास्फोरस और के से पोटास, यही अप्रोच है। बस इतना को ध्यान रखिएगा, दैट इज ए यूटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया। ये सब यूज है किसका? बैक्टीरिया का। तो जैसे आपसे पूछा जाएगा, कॉपी जरा बंद कर लीजिएगा, एक बार बंद कीजिए, अप्रोच करते हैं। एकदम जुबान पे ले आना है बायोलॉजी को। अब आपको समझ में आ रहा है कि दैट इज द रियल फीचर्स ऑफ द बायोलॉजी। इससे पहले पहला क्लास में लोगों को लगा होगा कि अरे भाई ये तो बड़ा बड़ा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर बार इधर उधर क्या क्या बोल रहे हैं नहीं बुझा रहा है। धीरे धीरे ये आप में एकदम समाहित हो जाएगा और लगेगा कि बायोलॉजी बहुत इजी मूड में हमको पढ़ना है और कोई ज्यादा इस पर अप्रोच करने की जरूरत नहीं है और इस पर बहुत ज्यादा अपने आप को थकाना भी नहीं है। देखिए क्या है, हम कुछ नहीं किए हैं। हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी के रूप में बायोलॉजी को बाहर किए। हमारा मन था कि पहले हम बायोलॉजी को डिफाइन कर ले बढ़िया तरीके से मल्टी डायमेंशन में, कि हम इसके बायोलॉजी चैप्टर के थ्रू हम लोग किस किस चैप्टर पर अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो पता चला कि जैसे हम अपना अप्रोच डेवलप करना चाहे तो हमें पता चला कि लाइफ के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? लाइफ। तो लाइफ को हम लोग देखें कि भाई प्लांट में भी और एनिमल में भी है। जहां एनिमल में था वहां जूलॉजी का सेक्शन आ गया, जहां प्लांट था वहां बॉटनी आ गया। बोला कि भाई दोनों पर कॉमन इफेक्ट मैक्रोब्स करता है, वायरस भी करेगा, बैक्टीरिया भी करेगा, फंगस भी करेगा, सब करेगा। तो एक काम करते हैं, कॉमनली इस सब पर भी काम कर लें। जब इस पर काम शुरू किया तो पता चला कि इस सारे मैक्रोब्स का काम करेंगे तो प्लांट पर भी इसका निगेटिव इफेक्ट होगा, ह्यूमन बीइंग पर भी होगा, एनिमल पर भी होगा। तो एक काम करते हैं, सबको सेपरेटली देखना चाहते हैं क्या अप्रोच होता है। लेकिन कुछ बताया कि नहीं, सिर्फ किसी भी चीज का निगेटिव अप्रोच नहीं, उसका पॉजिटिव भी तो होगा। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिल गया बैक्टीरिया। किस किंगडम के अंतर्गत? मोनेरा। सबसे पहले हम सोचे कि बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो मोनेरा अपने आप हो जाएगा।
तो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर रहे थे तो पता चला कि इसका कैरियन प्रोकैरियन है, मतलब बहुत अच्छा कंप्लीट नहीं है, न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट है, मैक्रोसोम से रेस्पिरेशन का काम कर रहा है, स्पोर से जर्मिनेशन का काम कर रहा है, यानी यूनिसेलुलर टाइप का एनिमल है। ये सारा चीज हम लोग कर लिए। तो जब बैक्टीरिया पर हम लोग काम करना शुरू किए तो सबसे पहले सोचे क्या, एक काम करते हैं, पहले इसकी पॉजिटिविटी को बाहर करते हैं, यूटिलिटी क्या है। तो यूटिलिटी में सबसे पहले हमको पता चला कि जो हम दूध से दही जमाते हैं दैट इज द कॉजेटिव एक्शन ऑफ द लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही जमता है और ये एक तरह का कैसा रिएक्शन है, केमिकल है। फिर हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग को लगा कि चलिए ठीक है, केमिकली हम लोग इस चीज को देख पा रहे हैं। फिर पता चला कि जो जूट से हम लोग रेशा प्राप्त करते हैं, जो पटसन से प्राप्त करते हैं, उसमें भी बैक्टीरिया की अहम भूमिका है। इसको सड़ाने का काम कौन करेगा, बैक्टीरिया। साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए क्लोरोमाइसिटिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दोनों को तैयार करने में यूज करता है फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेट करके उससे हम लोग तैयार कर लेंगे 2 एंटीबायोटिक्स। जो पिछले दरोगा का सीधा क्वेश्चन था कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन किससे प्राप्त किया जाता है, बैक्टीरिया, आफ्टर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा। फिर पता चला कि ये सब चीज है। तो प्लांट में पाए जाने वाला राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वह भी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में फिक्सेट करता है, और जो हमें यूरिया की जरूरत पड़ती है अपने फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। यानी ग्रीन के रूप में अगर हम अपने अड्डे या आड़े पर लगा दें तो इससे हमारे जमीन की फर्टिलिटी रेट बढ़ जाएगी ड्यू टू राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कहां पाया जाएगा, उसके जड़ों में। क्या करेगा, नाइट्रेट में फिक्सेट कर लेगा। तो हम जब यूरिया पे काम शुरू किया तो पता चला कि यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लेबोरेटरी में तैयार किया गया था, और तैयार करने में होलर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। साथ ही साथ इसे अमाइड ग्रुप पर भी काम किए, और हम लोग को पता चला कि नाइट्रोजन इसमें 46% का पार्टिसिपेशन होता है। लेग्यूमिनस प्लांट पर जैसे हम लोग काम शुरू किए तो पता चला कि लेग्यूमिनस को 2 बराबर भागों में हम लोग बांट सकते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं डाइकोटिलेडन, यानी द्विबीजपत्री। तो ये पूरा कंफर्मेशन हो गया। अभी तक हम बैक्टीरिया के सिर्फ यूटिलिटी पर बात की है, अभी हार्मफुल पर भी बात करेंगे। इसका मतलब जो पहले आप पढ़ते थे ना कि ये रोग बैक्टीरिया, ये रोग बैक्टीरिया, ये रोग बैक्टीरिया, उसे भूल जाइए। पहले आप गलत पढ़ते थे। बहुत सारा बच्चा भी जो है ना खाली रोग याद करने के चक्कर में है, ये सब बैक्टीरिया से होता है, ये सब वायरस से होता है, इस सब चक्कर में नहीं रहिए। पूरा फ्रेमवर्क उसका निकालिए। और अब हम लोग के पास एक फ्रेमवर्क आ चुका है, दैट इज द आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर ऑफ द मोनरा। और मोनरा के बाद हम लोग फोकस किए किस पर, बैक्टीरिया पर, और बैक्टीरिया की यूटिलिटी को हम लोग समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके हार्मफुल पर। क्लियर।